फिलीपींस के मिंडानाओ इलाके में जोरदार भूकंप आया। इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई, जो कि बहुत शक्तिशाली माना जाता है। भूकंप का केंद्र करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। इस भूकंप के बाद स्थानीय भूकंप विज्ञान एजेंसी ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया। शुरुआती रिपोर्ट में किसी बड़े नुकसान या तबाही की खबर नहीं आई है, लेकिन इतने शक्तिशाली भूकंप की वजह से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। मृतकों या घायलों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। तो फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद यहां सुनामी की चेतावनी जारी की गई। स्थानीय इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। भूकंप के बाद बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। तो 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप झटके महसूस फिलीपींस में किए गए हैं। भूकंप के बाद यहां पर सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। स्थानीय इलाकों में इमारतों को नुकसान भूकंप के दौरान पहुंचे हैं। वहीं भूकंप के बाद बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। लोग अपने घरों से बाहर निकले। किसी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो फिलीपींस से ये तस्वीरें सामने आई है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो भूकंप के बाद बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप यहां आया है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी क्षेत्र में जारी की गई। तो फिलीपींस से ये तस्वीर आप देख रहे हैं एशियन न्यूज के स्क्रीन पर, जहां 7.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद यहां पर सुनामी भी जारी की गई है। स्थानीय इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। फिलीपींस से तस्वीरें सामने। 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप झटके लगे हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। स्थानीय इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस भूकंप के बाद बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इजराइल की कैबिनेट ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से मंजूरी के साथ अब युद्ध विराम लागू हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकांश कैबिनेट मंत्रियों ने इस समझौते के पक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही समझौते के लागू होने से इजरायली बंधकों को 72 घंटे के अंदर रिहा किया जाएगा। इसके बदले में इजरायली सेना समझौते के तहत एक निश्चित सीमा से पीछे हटेगी और इजरायल की जेलों में बंद 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहा किया जाएगा। तो इजरायली कैबिनेट ने पीस प्लान पर मुहर लगाई। बंधकों की रिहाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गाजा में युद्ध विराम लागू हुआ। इजरायली कैबिनेट ने पीस प्लान पर मुहर लगाई। बंधकों की रिहाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजरायली कैबिनेट ने पीस प्लान पर मुहर लगाई है। बंधकों की रिहाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गाजा में युद्ध विराम लग चुका है। युद्ध विराम लागू किया गया गाजा में। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण के समझौते का स्वागत किया है। इस समझौते के तहत इजरायल और हमास ने गाजा में लड़ाई रोकने की घोषणा की है। इसकी घोषणा होने के बाद गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कीव टेलीफोन पर बात की। मोदी ने इन दोनों नेताओं को गाजा शांति समझौते पर सहमति बनाने के लिए की गई कोशिशों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुद्दों, खासतौर पर भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी समझौते को लेकर चल रही वार्ता पर भी बात हुई। तो पीएम मोदी ने ट्रंप नेतन्याहू को बधाई दी है। गाजा शांति समझौते के लिए पीएम मोदी की बधाई। भारत अमेरिका व्यापार पर इस दौरान चर्चा हुई। पीएम ने ट्रंप और नेतन्याहू को बधाई दी है। गाजा शांति समझौते के लिए पीएम ने दोनों को बधाई दी है।
भारत अमेरिका व्यापार पर इस दौरान चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू को बधाई दी। गाजा शांति समझौते के लिए पीएम ने दोनों को बधाई दी है। तो गाजा में युद्ध विराम लागू हो चुका है, यहां पर ये निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी ने ट्रंप नेतन्याहू को बधाई दी है। गाजा शांति समझौते के लिए पीएम ने दोनों को बधाई दी है। सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। राज्यसभा और विधानसभा उपचुनावों से पहले होने वाली इस सुनवाई ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने को सही माना था। तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई गवाही सुनवाई करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदाता का डाटा लॉक कर दिया है। अब पहले चरण वाले 121 विधानसभा क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति मतदाता नहीं बन सकेंगे। बिहार में पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए आज 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। नामांकन परिसर के अंदर या आसपास भीड़भाड़ की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार के साथ केवल 3 वाहन और प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 लोग ही जा सकेंगे। साथ ही पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। दस अक्टूबर से यानी आज जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार में आगामी समय में चुनाव होने हैं। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं। 16 और 14 नवंबर को बिहार में चुनाव होने हैं, जिसकी नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 18 जिलों में 6 नवंबर को चुनाव होंगे। तो 10 अक्टूबर है आज, यानी आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 अक्टूबर तक पहले चरण का नामांकन होगा। बिहार की 121 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जो कि 17 अक्टूबर तक चलेगी। 18 जिलों में 6 नवंबर को मतदान होगा। बिहार में इस बार जो है 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 17 अक्टूबर तक पहले चरण का नामांकन दाखिल करना अनिवार्य होगा। बिहार की 121 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम के बाद निवेश के लिए कल मुंबई पहुंचे। सीएम ने कल मुंबई में देश विदेश के उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावना को रेखांकित करते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र के उद्यमियों से प्रदेश में निवेश का आह्वान किया। साथ ही मुंबई में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में बोलते उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल और सरल नीतियों के कारण निवेश तेजी से बढ़ रहा है। इस सत्र में 74,300 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 19,900 करोड़ और अन्य क्षेत्रों में 54,400 करोड़ शामिल है। मुख्यमंत्री ने 20 से अधिक प्रमुख उद्योगपति और संगठनों के साथ 1-to-1 चर्चा की, जिसमें टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशी गई। उन्होंने निवेशकों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार जो है इस तरह के सेशन में शामिल हो रहे हैं। मुंबई में मिशन निवेश पर मोहन सरकार शामिल हुए। मुंबई इंटरेक्टिव सेशन और इन्वेस्टमेंट का आयोजन मुंबई में किया गया था। एमपी को 74,300 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव यहां पर मिला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 19,900 का निवेश प्रस्ताव यहां पर मिला है।
अन्य सभी सेक्टर्स में 54,400 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव मिला है। तो लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं कदम बढ़ा रहे हैं। मुंबई में इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें हिस्सा लिए। मिशन निवेश पर मोहन सरकार ने अपनी भागीदारी दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की। एमपी को जो है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 19,900 का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अन्य सभी सेक्टर्स में 54,400 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव मिला है। मुंबई में इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट का आयोजन किया गया। तो निवेश को एक तरफ मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के नए आयाम जो है शुरू होंगे और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, एक मौका होगा जहां बेरोजगारी भी खत्म होगी, युवाओं में रोजगार के अलग अलग जो है साधन उपलब्ध होंगे। तो अन्य सभी सेक्टर्स में 54,400 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव यहां पर मध्य प्रदेश को मिले हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को संसद की एक महत्वपूर्ण समिति स्टेटमेंट कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। असेसमेंट समिति संसद की सबसे प्रभावशाली समितियों में से एक है। इसका गठन लोकसभा से किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय और विभागों के व्यय, बजट उपयोग और कार्यप्रणाली की जाँच करना होता है। समिति प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत करती है। निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष जी ने 2 दिन पहले ही मुझे केमिकल फर्टिलाइजर का मेंबर बनाया और आज ही मैं पहली बैठक में गया था। एस्टीमेट कमेटी का भी मेंबर ये वित्तीय समिति होती है जिसमें सब विभागों के खर्चे का एस्टीमेट का उसकी समीक्षा होती है। मैं इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल को प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया गया है। क्या है प्राक्कलन समिति, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। संसद की प्रभावशाली और जिम्मेदार समितियों में से एक है प्राक्कलन समिति। ये नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सांसद बृजमोहन अग्रवाल को दी गई। विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बजट की समीक्षा ये प्राक्कलन समिति करती है। प्राक्कलन समिति व्यय और योजना की समीक्षा भी करती है। तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल को ये बड़ी और नई जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी धन के सदुपयोग और पारदर्शिता पर ये समिति जो है ध्यान देती है। ये समिति केंद्र सरकार के बजट खर्च की समीक्षा करती है। तो क्या है प्राक्कलन समिति, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आप एशियन न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। संसद की प्रभावशाली और जिम्मेदार समितियों में से एक है प्राक्कलन समिति। विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बजट की समीक्षा ये प्राक्कलन समिति जो है करती है और इस प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में सांसद बृजमोहन अग्रवाल को एक नई और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचेंगे। यहां वे सबसे पहले उन्हेल में 19 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे और फिर 131 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर सौगात देंगे। सीएम दिन में शहर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही रतलाम में काटजू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें, 10:30 बजे मुंबई से इंदौर के लिए सीएम रवाना होंगे। सुबह 11:35 पर इंदौर से रतलाम सीएम जाएंगे। सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 1 बजे रतलाम से अपने गृह जिले उज्जैन मुख्यमंत्री जाएंगे। उन्हें लिंगोरिया मार्ग का भूमि पूजन आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। दोपहर 1 बजे रतलाम से उज्जैन सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे अवंतिका विश्वविद्यालय में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो रतलाम और उज्जैन दौरे पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम का शेड्यूल आपको बता रहे हैं। 10:30 बजे मुंबई से इंदौर के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव रवाना होंगे।
इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी और प्रभावी निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी फरियाद का तय समय में निस्तारण करें और शासन की कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी, इसमें बड़ी संख्या में महिला की रही। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर विकास प्राधिकरण के करीब 118 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करवा चौथ पर महिला कार्मिकों को छुट्टी का तोहफा दिया है। सीएम के निर्देश पर सचिव विनोद कुमार सुमन ने गुरुवार की देर रात अवकाश का आदेश जारी किया। साथ ही सीएम धामी ने मातृशक्ति की तपस्या और त्याग को प्रणाम करते हुए करवा चौथ की बधाई दी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। जहरीली कफ सिरप पीने के बाद छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में 20 मासूमों की मौत के बाद कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा पुलिस ने जहरीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी और श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि रंगनाथन कई दिनों से अंडरग्राउंड था और देश छोड़कर भागने की फिराक में था। वहीं गिरफ्तारी के बाद रंगनाथन गोविंदन को पुलिस छिंदवाड़ा के परासिया लेकर पहुंची। तो राजस्थान छिंदवाड़ा समेत 20 मासूमों की मौत हुई कफ सिरप पीने के बाद। लगातार सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई, लगातार इस मामले में कार्रवाई हुई और जो मुख्य आरोपी है श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को पुलिस ने चेन्नई से गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं रंगनाथन गोविंदन जो है फरार होने की फिराक में था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक है रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार किया। तो इस मामले में सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आई और लगातार सरकार का जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। तमाम ड्रग संचालित कंपनियों को भी बंद किया गया। 4 कफ सिरप को प्रतिबंध किया गया, बैन लगाया गया। एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक हुई है जहां मासूमों को अपने मासूमों के जान से खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पर कफ सिरप पीने के बाद 20 से अधिक मासूमों की जान चली गई। अयोध्या में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में देर शाम धमाके के बाद एक मकान पूरी तरह ढह गया। धमाके की गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और मलबा 200 मीटर दूर तक बिखर गया। वहीं मकान के मलबे में दबकर पिता, 2 बेटे, एक बेटी और साली की मौत हो गई। पिता की चिथड़े उड़ गए थे, वहीं पत्नी लापता है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के घरों को खाली कराया और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई। पुलिस ने शव को मलबे से बाहर निकाल लिया। वहीं शासन ने LPG सिलेंडर फटने से हादसे की बात कही है और सीएम योगी ने पैनी नजर रखने के निर्देश भी यहां दिए हैं। तो धमाका से रामनगरी पूरी तरह से दहल उठी। ये 5 तस्वीरें उस मंजर को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से जो है धमाके के बाद मकान ढह गया। पुलिस ने मौके का जायजा लिया। यहाँ पर लोग जो है काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी, ऑपरेशन राहत बचाव कार्य जारी है। मलबा हटाया जा रहा है कि कहीं मलबे में अभी भी कोई किसी तरह से जो फंसे ना हो। तो पूरी तरह से धमाके से रामनगरी दहल उठी। ब्लास्ट होने के बाद ये मंजर जो है तस्वीर पूरी तरह से बयां कर रही है। मधु के पास में था और लोगों से पता चला है कि बारूद फटा है वहाँ पे। कहाँ पे ये बना रहे हैं? ये मधुपुरा और वर्कशॉप के बीच वाले रास्ते से। कितने को लेके आया आपने? हम 2 लोगों हम ले आए हैं, 2 गाड़ियाँ थी, 4 लोगों को लेके आए हैं। अच्छा, कितने की वो कैजुअलिटी हुई है? ये कंफर्म नहीं है, हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ पता चलेगा कि क्या है कि नहीं। ये अभी जो है पूरा कलंदर से 5 लोगों को लाया गया है जो ब्रॉड डेड हैं और जिसमें से 3 बच्चे हैं और 2 एडल्ट हैं। तो यहाँ लेके आए हैं क्या मृत अवस्था में लाए हैं। काफ़ी झुलसे हुए, काफ़ी जले हुए थे सबकी बॉडी।
फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र में कल रात दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के ऊपर निर्माणाधीन एक रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे के समय लगभग 16 से 18 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे, जिनमें से कई मलबे के नीचे दब गए। घटना रात करीब 8 से 9 बजे की बताई जा रही है, जब लेंटर डालने और शटरिंग का काम चल रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10 से अधिक मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के पीछे ठेकेदार की कथित लापरवाही और शटरिंग में गड़बड़ी को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इस घटना के बाद हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई है। तो 5 घायलों का रेस्क्यू किया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।